हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश, मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का जो सोशल साइंस क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जी हाँ मेरे दोस्तों, आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे, ये आप लोग का 2022 का क्वेश्चन पेपर था। इसको इस वीडियो में हम लोग इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इस बार आप लोग का जो 2023 में बोर्ड एग्जाम होगा वो तो आप सब लोग जानते हो कि इस बार आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या है उससे बढ़ा दी गई है। ठीक है, आप लोग का हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो उसी के क्रम में इसके जितने भी सारे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप मतलब यहाँ एक बात को समझिए, आप लोग का मतलब पेपर का पैटर्न बदला है, ऐसा नहीं कि आप लोग की बुक बदली है। तो जितने भी पीछे के क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ये सारे के सारे जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, इसमें पहले भी आप लोग का सोशल साइंस में लगभग 12 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाया करता था। ठीक है, लेकिन इस बार तो आप लोग का 20 मार्क का पूछा जाएगा। तो चलो इसमें जो, और इसमें देखो ये खंड अ के अंतर्गत आप लोग का 6 है और नीचे खंड ब के अंतर्गत 6 ऑब्जेक्टिव है, यानी 12 ऑब्जेक्टिव। चलो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी उससे पहले कहूँगा यार, अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखो यार, मैं ये वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, मतलब बीच में 1-2 दिन ऐसे गायब था। तो आप लोग सोच रहे हो कि भैया आप कहाँ थे। देखो, थोड़ा मैं आप लोग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहा हूँ तो उसमें बिजी था, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आपको कोशिश करूँगा कि पर डे वीडियो आपको दूँ। इसमें देख सकते हो जो फर्स्ट प्रश्न है कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। इसका देखिए ऑप्शन है कि इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो आप सब लोग जानते हो भाई, कई बार मैं आपको करा भी चुका हूँ यह प्रश्न कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध सीधे सीधे जर्मनी से था। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेकंड नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। भाई विलियम द्वितीय को। ठीक है, जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया, तो विलियम द्वितीय को। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद दूसरे के बाद हम थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। देखिए 1789 में आप लोग जानते हो कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। और वह क्रांति क्यों हुई थी, देश से राजतंत्र को हटाने के लिए। तो यानी 1789 में मतलब फ्रांस में क्या था, राजतंत्र था। और राजतंत्र कैसा था, मतलब कुछ सीमित राजतंत्र था, मतलब कुछ लोग मिलकर, ठीक है, पूरे देश पे शासन करते थे। तो उस समय क्या था, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था, तो एक सीमित राजतंत्र था। ठीक है, सीमित राजतंत्र कहने का मतलब यही है कि मतलब पूरे देश पे कुछ राजा मिलकर शासन करते थे। सिंपल है, ये भी थर्ड क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। यहाँ पे देखो, केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, ये कहने का मतलब क्या है। देखो, दो चीज़ें हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें लगभग 30 देशों ने पार्टिसिपेट किया, 30 देशों ने भाग लिया। और मतलब जो 30 देश थे दो गुटों में बट गए। एक गुट को केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत रखा गया और दूसरे को मित्र राष्ट्र कहा जाता था। जिसमें मित्र राष्ट्र में बता दूं कि आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये तीनों थे मित्र राष्ट्र में। और जो जर्मनी था यह आप लोग का केंद्रीय शक्तियों वाले समूह में था, एक तरह से बोल सकते हैं, यानी दूसरे गुट में था। तो यह ये जर्मनी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तीनों एक ही गुट में थे। ये जर्मनी एक अलग था, केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, तो ये जर्मनी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलो ये चौथे के बाद हम लोग पांचवा देख लेते हैं। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल है, ईसाई है, सिंघली है या मुस्लिम है। देखो, जैसे हम लोग के भारत में अगर बोलूँ कि कौन सा समुदाय अधिक है, हिंदू है कि मुस्लिम है, तो अब इसलिए आप बोलोगे कि मतलब हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद मुस्लिमों की संख्या है। तो उसी प्रकार जो श्रीलंका है उसमें ये सिंघली कोई समुदाय है, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा, लगभग 70 की 72% इनकी जनसंख्या है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये तमिल लोग हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन हुआ ये ग हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें सबसे अधिक बहुसंख्यक वर्ग के बारे में पूछा है, तो ये सिंघली ग प्रश्न सही है। ठीक, पांचवा प्रश्न भी हो गया। चलो 6 नंबर प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। ओके, संघीय राज्य नहीं है। और ऑप्शन है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। ये तो आप लोग ऐसे भी मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब ये नॉर्मल राज्य हैं, और जो ये दिल्ली है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी हो सकता है यही ऑप्शन सही है। और आप लोग का मतलब अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर भी इसको लगाते हो तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नॉर्मल अपने राज्य हैं, लेकिन ये दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर।
चलो हम लोग ये 6 प्रश्न हो गया। उसके बाद ये 6 खंड क के अंतर्गत, अब खंड ख के अंतर्गत चलते हैं हम लोग नीचे। यहाँ पे देख सकते हो ये खंड ख यानी पार्ट बी के अंतर्गत, इसमें आप लोग के 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। तो चलो इनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो नीचे में आ जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 15 नंबर खंड क के अंतर्गत, खंड ख के अंतर्गत देखा जाए तो ये 15 नंबर प्रश्न है, लेकिन मैं इसको 1 बोलूँ इसको 2 बोलूँ तो मतलब नीचे, और 15 के बाद जो 16 नंबर वाला है इसको 2 बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो उस तरह कन्फ्यूजन होगा, मैं 15 ही इसको बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ भी 6 आपके ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक, तो चलो ये 15 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो। ये पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। देखो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की गुणवत्ता का कम होना। ये जो भूमि निम्नीकरण शब्द लिखा है इसका कितने लोग तो आपको मतलब ही नहीं समझाएंगे, मतलब ही नहीं बताएंगे भूमि निम्नीकरण का वास्तव में मतलब क्या है। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की गुणवत्ता का कम होना। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण था, तो अधिक सिंचाई। अब लोग कहोगे आप लोग कि क्या मतलब अधिक हम लोग सिंचाई करें, मतलब खेतों में अधिक पानी दे तो उससे भी भूमि की गुणवत्ता कम होती है। तो हाँ मेरे दोस्त, आप मतलब अपने खेतों में 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने आप ऐसे मतलब पानी लगाए रखिएगा, देखिएगा आप लोग का खेत एक अलग ही टाइप का हो जाएगा, मतलब ख़राब सा एकदम, मतलब थोड़ी मतलब उसके बाद उसमें कोई भी फसल एक बोओगे ना तो वो मतलब अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं कहने का मतलब कि आप 5-10 दिन खेत में पानी लग गया, 1 महीने पानी लग गया तो उससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, नहीं। लंबे समय तक अगर पानी लगा रहता है खेत में तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। ठीक, तो ये आप लोग का 15 का ये सेकेंड ऑप्शन सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलो इसके बाद हम लोग 15 के बाद अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, यहाँ उसको कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि निम्न में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन है बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। देखो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है हमें कह रहा है। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, जैसे मतलब एक जो पार्टिकुलर व्यक्ति के पास उसका खुद का हो, जैसे आपके पास अपना खुद का घर है, ठीक है, तो वो आपका अपना मतलब खुद का अपना एक संसाधन है। आपका अपना खुद का ट्रैक्टर है, आपकी खुद की अपनी बाइक है, तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। ठीक है, लेकिन मान लो मतलब कोई सरकारी चीज़, जैसे आप लोग यहाँ खनिज संसाधन ही देख रहे हो, खनिज संसाधन पे किसी व्यक्ति एक का अधिकार नहीं होता है। कल आपके खेत में, ठीक है, आप ही के खेत में अगर मिल जाए कोयले का भंडार तो सरकार उसको अधिग्रहित कर लेगी, उस पर कोई आपका हक नहीं है। तो खनिज संसाधन जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, बल्कि वहीं बागान और चारागाह और भूमि ये व्यक्तिगत संसाधन हो सकते हैं। एक पार्टिकुलर व्यक्ति के पास अपना बागान हो सकता है, अपना चारागाह हो सकता है, अपनी भूमि हो सकती है, लेकिन कभी भी खनिज संसाधन एक पार्टिकुलर व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो ये कह रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो ये मतलब व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ये तीनों व्यक्तिगत संसाधन हैं। ठीक, चलो उसके बाद 16 के बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। भैया कितने बार मतलब ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ कि कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है वो सबसे उपयोगी है। ये गो ऑप्शन सही है, काली मिट्टी। ठीक, और ये खासकर महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। चलो 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से। देखो हेमेटाइट का सीधे सीधे आप लोग याद रखिए कि लौ अयस्क से यह संबंधित है हेमेटाइट। ठीक, उसके बाद 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न यहाँ नीचे देख सकते हो कि मानव रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। देखो ये मतलब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है, सीधे सीधे आप याद रखना कि मानव रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का 130वां स्थान था, और अभी 2022 में बात करें मानव रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का चौथा स्थान है, तो 131वां है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो क्योंकि 23 में यह प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, चलो आप लोग उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अंतिम प्रश्न इसका है 20 नंबर कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। देखो जो भी चीज़ें मतलब मार्केट में आती है तो वो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज वेरीफाइड होती हैं। जैसे मैगी ही है, मैगी मार्केट में आती है तो ऐसा नहीं कि कंपनी केवल मैगी बना दी मार्केट में लॉन्च कर दी, नहीं, पहले उसको सरकार का जो भी प्रोसेस है फूड डिपार्टमेंट का उससे गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हर एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए, जैसे खाने की चीज़ों के लिए एक अलग गवर्नमेंट ने हाँ उसका मतलब एक मार्क उसका मतलब ये एक मार्क जो है ना, खासकर ये मतलब जो खाद्य पदार्थ है इन्हीं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो जैसे मतलब जो खाने की चीज़ें हैं उनका कुछ अलग प्रतीक चिन्ह है, और जैसे मतलब जो बहुमूल्य रत्न है जैसे सोने चांदी उनका एक अलग अपना उसको हॉलमार्क्स बोलते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे, उनका एक अलग प्रमाणिक चिन्ह है। तो इसी तरह हर एक चीज़ के लिए अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणिक चिन्ह मतलब दिया होता है। तो
यही होता है, मतलब एक तरह से बोले प्रमाणिक चिन्ह। ठीक है, तो सिंपल जो एक मार्क है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये खाद्य पदार्थों के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। ठीक है, और जो हॉल मार्क है वो सोने मतलब चांदी, ये बहुमूल्य जो रत्न है उनके लिए है। सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 20 प्रश्न, सॉरी 20 मैं बोल रहा हूँ, 6 और 6 12 हमने प्रश्न कर लिया इसमें का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले हमने किसी अन्य कोड का, जैसे ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये ऊपर मैं आपको आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी ये आप ऊपर देख रहे हो, देखो जैसे ये कोड है 825 BZ। तो इसी प्रकार हमने किसी और अन्य कोड का, आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का मतलब जैसे पेपर होता है तो कई कोड का होता है, तो इसी में क्रम में 825 BZ से पहले हमने किसी और कोड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया था। चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो चलो, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।